नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों, आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के संपूर्ण कॉन्सेप्ट, अर्थात जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक बनते हैं, वो सारे टॉपिक सिंपल सटीक साधारण भाषा में लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे पढ़ाया जा रहा है। इसकी लाइव क्लास होती है। इन केस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है, तो आप अपने समय के अनुसार क्लास को कभी भी देख सकते हैं। और कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक आप ये चाहें कि 100% क्वेश्चन को सही कर लें तो ऐसा संभव है नहीं। उसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे हैंड राइटिंग नोट्स भी दी जा रही है, मेरे द्वारा तैयार की गई हुई। मैंने जो खुद के द्वारा हैंड राइटिंग नोट्स तैयार किया है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आपको ये नोट्स ठीक तरीके से समझ में आए। क्योंकि इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ एक समस्या होती है कि उनको इकोनॉमिक्स के नोट्स या तो मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो बिल्कुल दोस्तों, मेरे द्वारा सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी वहाँ पे दिया जा रहा है। आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है ताकि आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे करंट की भी क्लासेस आपको करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। अलग से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, बस आप ईमानदारी से इसको ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की बात करें तो आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन मिल रहा है। इट मीन्स एक बार अगर जो आप एडमिशन लेते हैं तो आप एक से ज्यादा बैच में भी पढ़ सकते हैं किसी भी टाइम पे। तो एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो एडमिशन लेने के लिए सिंपली आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सभी बैचेज उपलब्ध हैं, अलग अलग बैच उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए बैच अवेलेबल है, बिहार में टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए, उत्तराखंड में दोस्तों लेक्चरर के लिए आपको बैच देखने को मिलेगा, जो कि पता ही है आप लोगों की लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है। एलटी ग्रेड अलग अलग राज्यों में जो होता है, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा पीजीटी और छत्तीसगढ़ में सेट के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं के आपको अलग अलग बैच देखने को मिल जाएंगे। सो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपने कोर्स को डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोर्स परचेज करने के बाद एक बार आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। दोनों चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट समय समय पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। सो चलिए, क्या उत्तर आ रहा है। पहला प्रश्न है कि वर्डून का नियम क्या बताता है। तो वर्डून साहब ने एक बहुत अच्छी थियरी दी थी और उस थियरी के माध्यम से उन्होंने क्या कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सबकी बात सही है। कि देखिए, वर्डून के नियम की अगर जो बात करें तो इन्होंने कहा कि जब जनसंख्या में वृद्धि होगी, आसान भाषा में देखिए, बहुत आसान है। जब जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो जब लोगों की जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जनसंख्या बढ़ने के कारण उस देश में श्रम शक्ति भी बढ़ेगा। उस देश में क्या होगा, उस देश में श्रम शक्ति भी बढ़ेगा। और जब उस देश में श्रम शक्ति बढ़ेगा
तो जाहिर सी बात है कि उस देश में उत्पादकता के स्तर में क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी, अर्थात उत्पादन का स्तर बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि दर में धनात्मक संबंध को बताता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। तो याद रखिएगा, आज के बाद कभी गलत ना करिएगा कि वर्डून का नियम हमें क्या बताता है। तो वर्डून का नियम ये बताता है कि जब जनसंख्या, किसी राष्ट्र की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण श्रम शक्ति में भी वृद्धि होती है, मतलब श्रमिक ज्यादा मिलते हैं, और जब ज्यादा श्रमिक मिलेंगे तो उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, चलिए एक सेकेंड, ठीक है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। चलिए भाई, सुमेलित करके बताइए कि प्रदर्शन प्रभाव, अगर जो प्रदर्शन प्रभाव की बात करें तो इजी सी बात है, ड्यूजनबरी साहब ने दिया था प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव के अंतर्गत ड्यूजनबरी ने क्या कहा था कि देखिए भैया, एक जो व्यक्ति होता है ना, वो एक जो गरीब व्यक्ति होता है वो अमीर व्यक्ति की लाइफस्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करता है, और इस चक्कर में वो अपने आय का एक बड़ा भाग उपभोग कर लेता है, जिससे उसकी बचत कम हो जाती है, क्योंकि जब उपभोग ज्यादा करेगा तो बचत कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति गरीब का गरीब ही बना रहता है, अर्थात लोग दिखावे के चक्कर में अपने आय का एक बड़ा भाग खर्च कर देते हैं और उस पैसे का कोई मतलब नहीं निकलता है, और लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं। ये बात आपके ड्यूजनबरी साहब ने कहा। उसके बाद अग्रगामी और पश्चगामी प्रभाव की बात करें तो हर्समैन साहब का, आपने अगर जो असंतुलित विकास सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने कहा था कि हर्समैन साहब ने कहा था कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जिन क्षेत्र में आपको निवेश करने से ज्यादा लाभ मिलता है उन क्षेत्र में आप विनिवेश की मात्रा को बढ़ाइए, और बाकी के जो क्षेत्र बचे हुए हैं उनमें बाद में विनिवेश करिए लाभ कमाने के बाद। उसके बाद छाया कीमतों की बात करें तो छाया कीमत की बात तो टिनवर्जन साहब करते हैं, इजी सी बात है। और पूर्ण रोजगार संतुलन की सुनहरी अवस्था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, क्या डेल्टा के अपान के इज इक्वल टू डेल्टा एन अपान एन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन कुछ दिया ही नहीं गया है, तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 4 3 1 2 सम्मिलित कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किन विकास सिद्धांतों में जनसंख्या की वृद्धि दर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। खूबसूरत सा प्रश्न है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, थोड़ा आराम से करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब अगर जो गरीबी के दुष्चक्र की बात करें तो ये किसने दिया था, ये दिया था आपके रेगनर नर्स के द्वारा दिया गया था। रेगनर नर्स के द्वारा गरीबी का दुष्चक्र दिया गया था। क्या कहे थे कि लोगों की आय कम है तो इस वजह से लोगों का निवेश भी कम है, और लोगों का अगर जो निवेश कम है तो लोगों के द्वारा उत्पादन भी कम हो रहा है, और अगर जो लोगों के द्वारा उत्पादन कम हो रहा है, लोगों के द्वारा अगर जो उत्पादन कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि लाभ कम हो रहा है, और अगर जो लाभ में कमी है तो क्या होगा, आय में कमी रहेगी ही रहेगी। अर्थात कहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे और यहीं पे आकर के रुक गए। इन्होंने मांग और पूर्ति दोनों पक्षों को लेकर के समझाया था, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। उसके बाद अगर जो असंतुलित समृद्धि की बात करें तो ये हर्समैन साहब ने दिया था। किसने दिया था, हर्समैन साहब ने दिया था। कहा था कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में आप समान रूप से निवेश न करिए, ठीक है। जिन क्षेत्रों में निवेश करने से आपको लाभ ज्यादा मिल रहा है वहां पे आप ज्यादा निवेश करिए, और बाकी के क्षेत्र को छोड़ दीजिए। जब आप लाभ कमाएंगे तो जो पैसा आएगा उसको बाकी के क्षेत्र में आप निवेश करिएगा। न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसने दिया था, कोई कमेंट करके बताएगा। न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसने दिया था, लेवेंस्टीन साहब ने दिया था। क्या बोला था, बोला था ना क्या बोला था, कहा था कि देखिए भैया
एक अल्प विकसित देश की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो जीवन निर्वाह के बराबर हो जाती है। जीवन निर्वाह के बराबर होती है मतलब लोग रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाते हैं, और इस कारण से लोगों की निवेश क्षमता कम होती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को अर्थव्यवस्था में क्या करना चाहिए कि न्यूनतम मात्रा में निवेश को बढ़ाना चाहिए, जिससे मांग व पूर्ति बढ़ पाए। निम्न संतुलन पास सिद्धांत किसने दिया था? तो इसके अंतर्गत भी ये कहा गया था कि देखिए भैया, देखिए जैसे न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में कहा गया था कि जब जनसंख्या में वृद्धि होगी, जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी। प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी? प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाएगी, और जब प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी तो वो जीवन निर्वाह के बराबर होगा, तो लोगों की निवेश होगी वहां पे कम होगा। ठीक है, तो ये किसने दिया था? न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत लेवेनस्टीन ने दिया था। सेम इसी प्रकार की बात कौन करता है? निम्न आय संतुलन पास सिद्धांत किसने दिया था? सभी लोग को कमेंट करके बताइए कि निम्न आय संतुलन पास सिद्धांत किसने दिया था। तो इसमें भी यही बात कही गई थी कि अगर जो जनसंख्या में वृद्धि होती है तो जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण निर्भरता, लोगों पे निर्भरता बढ़ेगी, और जब निर्भरता बढ़ेगी तो ये निवेश में रुकावटें उत्पन्न करेंगी। सो केवल और केवल इसमें 2 और 3 और 4 ही सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सो इजी सी बात है। और निम्न संतुलन पास सिद्धांत किसने दिया? तो नेल्सन ने दिया था। ठीक है, नेल्सन ने दिया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन विकास सिद्धांतों में जनसंख्या की वृद्धि दर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? तो जनसंख्या की वृद्धि दर को रेगनर नर्स साहब ने नहीं समझा। इन्होंने कहा कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। उसके बाद हर्षमैन साहब ने कहा कि भैया सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत और निम्न आय संतुलन पास सिद्धांत के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत जनसंख्या की बात की गई है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। इतने सारे लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, इकोनॉमिक्स की कंप्लीट नोट्स मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही है केवल 499 रुपये में। अगर जो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे द्वारा खुद के द्वारा लिखा हुआ नोट्स है, मैंने खुद तैयार किया है, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक क्रम से समझ में आने वाली है। एक बार अगर जो आप नोट्स परचेज कर लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी दोबारा आपको इकोनॉमिक्स के अलग से नोट्स को प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मैं वहाँ पे पूरा आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। और साथ ही साथ जो छोटे मोटे जितने भी टर्म होते हैं जो जानने जरूरी होते हैं वो सारी चीज़ें भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। और इसकी फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 499 रुपये है। तो जो लोग भी केवल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और जो बैच में एडमिशन लेंगे उनके लिए ये फ्री ऑफ कास्ट होगा। सो क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, और कोई सी के अलावा? ठीक है, ठीक है। तो देखिए, सोलो मॉडल में सतत समृद्धि संतुलन संभव है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सोलो साहब ने क्या कहा था कि जो समृद्धि होती है ना, ये एक सतत अवस्था होती है। एक वर्ष के बाद दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पांचवा वर्ष, लगातार इसमें वृद्धि होनी चाहिए। समृद्धि क्या होती है? एक सतत अवस्था होती है, ये सतत अवस्था होती है। ये बात इन्होंने कही थी, देयर इज नो डाउट। जनसंख्या वृद्धि दर मॉडल में अंतर निर्धारित होता है? नहीं, अंतर नहीं, बाह्य चरों के माध्यम से ये निर्धारित होता है। सो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। जितने लोग भी बोल रहे हैं ए सही है किंतु आर गलत है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट पढ़े इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको कोई क्लू ही नहीं मिलेगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए। मैं बार बार कहता हूँ कि एप्लीकेशन पे एक सिस्टमेटिक वे में आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर, करंट। इसे ठीक तरीके से फॉलो करिए, कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बस आप एप्लीकेशन और यूट्यूब पे दोनों जगह
एक 1.5 घंटा एप्लीकेशन पे और 1-1.5 घंटा यूट्यूब पे अगर जो ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं, 4 घंटा कम से कम आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपका सब कुछ बेहतर होने वाला है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? सी और डी की बात हो रही है। डी बोल रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि देखिए सर, पूंजी आवश्यक है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारण नहीं है, तो ये रैगनर नट साहब का स्टेटमेंट है। इन्होंने ये कहा कि देखिए, पूंजी जरूरी होता है, पूंजी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि विकास के लिए अगर जो किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो केवल और केवल पूंजी ही चाहिए। अगर जो किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो पूंजी के साथ साथ श्रम भी चाहिए, पूंजी के साथ साथ भूमि भी चाहिए, ठीक है। अगर जो किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो इजी सी बात है ना सर, श्रम चाहिए, श्रम चाहिए, श्रम भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, और क्या चाहिए? पूंजी भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल पूंजी के द्वारा वस्तु का उत्पादन हो जाएगा। ये बात रैगनर नट्स के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि अल्प विकसित राष्ट्रों में आर्थिक समृद्धि की समस्या आय उत्प्रेरक एवं आय अवसाधक शक्तियों की रस्सा कस्सी के रूप में प्रदर्शित होती है। खूबसूरत सा प्रश्न है, चलिए बताइए क्या उत्तर होगा भाई? हाँ, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर कि अल्प विकसित राष्ट्रों में आर्थिक समृद्धि की समस्या आय उत्प्रेरक एवं आय अवसाधक शक्तियों की रस्साकसी के रूप में प्रदर्शित होती है। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, हाँ, आवाज कम आ रही है क्या? कौन बोल रहा है आवाज कम आ रही है? वॉइस कम है क्या मेरी? ठीक तो है? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर, ठीक, इजी सी बात है, इजी सी बात है, थोड़ा आराम से करिए। डी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? और कोई? बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा है भाई इस प्रश्न में, बहुत सारे कंफ्यूजन है। कुछ लोग बी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग डी की बात कर रहे हैं। तो जितने लोग भी लेवेंस्टीन साहब की थियरी को अगर जो ठीक तरीके से पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि लेवेंस्टीन साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो उन्होंने दिया न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत, ठीक है। एक सेकेंड, लेवेंस्टीन साहब ने कौन सी थियरी दी? न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत, प्रयास सिद्धांत। इसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि देखिए, जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ेगी, जब जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक निर्भरता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण प्रति व्यक्ति आय लोगों की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इट मीन्स, इसका सीधा सीधी मतलब क्या है कि अगर जो राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि करना है तो हमें निर्भरता को क्या करना चाहिए? साइड रखना चाहिए। अर्थात अगर जो जनसंख्या बढ़ रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाए। प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाएगी तो लोग जीवन निर्वाह प्राप्त करेंगे, अर्थात लोग केवल और केवल रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में निवेश कम हो जाएगी, निवेश कम हो जाएगी तो उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा तो देश की राष्ट्रीय आय में कमी आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर जो जनसंख्या में कमी आती है, अगर जो जनसंख्या में कमी आती है तो फिर क्या होगा? जनसंख्या में कमी आएगी तो प्रति व्यक्ति आय में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो निवेश की क्षमता बढ़ेगी। अगर जो निवेश में वृद्धि होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्र की समृद्धि में राष्ट्र समृद्धि की तरफ पे जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तीव्र गति से समृद्धि होती है तो उत्पादक सोचते हैं कि इसे और तेजी से बढ़ाना चाहिए,
इसका विपरीत भी सत्य है। ये विचार किसने प्रतिपादित किया? बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा भाई? कि जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तीव्र गति से समृद्धि होती है। तीव्र गति से समृद्धि होने का मतलब क्या है? कि अर्थव्यवस्था में तेजी है। अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग वस्तुओं की मांग भी ज्यादा कर रहे हैं, लोग अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा खरीदारी भी कर रहे हैं, और लोग और उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है, अर्थात पूर्ति में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। जैसे अभी आपने देखा एक त्योहार आया था करवा चौथ, तो करवा चौथ के दिन अगर जो आप मार्केट गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मार्केट जो था वो अपने बिल्कुल उच्चतम स्तर पे था। बहुत ज्यादा लोग खरीदारी कर रहे थे, बहुत सारा उस दिन बाजार जो था वो बहुत ऊपर था, है ना? क्यों? क्योंकि मांग बढ़ गई, मांग बढ़ गई तो लोग पूर्ति भी बढ़ाए थे, दुकानदार भी पूर्ति बढ़ाए थे। करवा चौथ में हम क्या करेंगे कि बहुत सारी वस्तुओं को बिक्री करेंगे। तो ये तो बस एक मैं क्या कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन ठीक है, अब इस प्रश्न की तरफ आते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तीव्र गति से समृद्धि होती है तो उत्पादक सोचते हैं कि इसे और तेजी से बढ़ाना चाहिए। अर्थात एक बार अगर जो मांग और पूर्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उत्पादक सोचते हैं कि भैया मांग बढ़ी हुई है तो हम उत्पादन और करें, उत्पादन और करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की मांग में कमी आ जाती है तो उत्पादक पूर्ति को भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि करवा चौथ का समय था तो उस समय मार्केट में क्या था कि बहुत ज्यादा मार्केट जो था वो बहुत ज्वलंत था, मतलब मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, बहुत सारी वस्तुओं की मांग हो रही थी, बहुत सारे वस्तुओं की पूर्ति हो रही थी। लेकिन अब वर्तमान समय में जाकर के देखिए, आज के डेट में देखिए तो जितनी बाजार में तेजी उस दिन थी उतनी बाजार में तेजी आज नहीं है। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं हैरड साहब को, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तीव्र गति से समृद्धि होती है तब उत्पादक सोचते हैं कि इसे और तेजी से बढ़ाना चाहिए, और यदि अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो इसके विपरीत भी सही है। अगर जो अर्थव्यवस्था में समृद्धि नहीं होगी सो इजी सी बात है, अगर जो मांग गिरेगी तो उत्पादक क्यों पूर्ति करेगा, क्यों उत्पादन करेगा, तो पूर्ति में भी कमी ला देगा। सो ऑप्शन नंबर ए, आर.एफ. कोहन के द्वारा ये बात कही, सॉरी हैरड के द्वारा ये बात कही गई थी। अगला कि प्रबल प्रयास के सिद्धांत का औचित्य निर्भर करता है। खूबसूरत सा प्रश्न है, एक बार नहीं बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो स्लो होती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीने नहीं 2 महीने 3 महीने में कभी न कभी आपकी परीक्षा होगी ही होगी, कभी न कभी आपकी परीक्षा ही होगी। लेकिन मन से लगे रहिए कि जब परीक्षा हो तो आप सफल हो जाएं। केवल ये नहीं कि हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा कब होगी, किस तरीके से चीजें चल रही हैं, केवल बात करने से नहीं होगा। अपने आप को इतना तल्लीन, एक तो अगर जो आपने डिसाइड कर लिया कि सफलता लेना है तो आपके बात करने और ना करने से परीक्षा के डेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर जो आपको लग रहा है कि मुझे जिंदगी में सफल होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो एकदम निश्चिंत होकर के आराम से पढ़िए और इस चीज को भूल जाइए कि परीक्षा कब होगा। जब होगा तब आप दे दीजिएगा। लर्निंग प्रोसेस स्लो होती है, अपने आप को अच्छे से तैयार करिए, अपने आप को बेहतर करिए, टेस्ट दीजिए, समझिए कि सर ठीक है आप टेस्ट जो ले रहे हैं इसमें 150 क्वेश्चन दिए तो कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। अगर जो 150 में 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 140 क्वेश्चन सही हो, तो देखिए क्यों ये गलत हो रहे हैं, जो प्रश्न गलत हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। तो ये समय है कि अगर जो आपने डिसाइड कर लिया है कि परीक्षा देना ही है तो फिर ये मैटर नहीं करता है कि परीक्षा होगा कब। ठीक है, परीक्षा हो भी जाएगा, और इतने सालों से परीक्षा नहीं हो रही, पता है ना, 2-3 साल बीत गए, समय लगा नहीं लगा समय। अब ये दुर्भाग्य है, अब इस मैटर पे मैं नहीं बोलूंगा कि परीक्षा इतने दिनों से नहीं हुआ, ये दुर्भाग्य है, ये सभी का दुर्भाग्य है। जितने भी स्टूडेंट हैं ये सबके लिए ये क्या कर रही है, ये चीजें समस्या क्रिएट कर रही हैं, सबके लिए ये समस्या क्रिएट कर रही है जो परीक्षा में डिले हो रहा है। और बाकी आप लोगों ने देखा ही कि मैं भी आयोग पे गया था। अगर जो उत्तर प्रदेश की अगर जो हम बात करें तो अन्य राज्यों में तो परीक्षा होंगी ही होंगी, लेकिन अगर जो यूपी में बात करें तो आयोग पे मैं भी गया था, मैं भी वहाँ पे एक हिस्सा बना था, मैं भी वहाँ पर पता किया कि चीज़ें कैसी चल रही हैं। तो अभी चीज़ें बहुत मिक्स चल रही हैं, अभी कुछ ऐसा कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं देखने को मिल पा रहा है
कि आप लोगों को कोई एक निश्चित समय बता दिया जाए, ठीक है, तो इस बात को समझिए। लेकिन हाँ, ये बात समझ के रखिए कि फरवरी के बाद कभी भी परीक्षा हो सकती है। अगर जो बहुत गिरी हालत की अगर जो मैं बात करूं तो फरवरी के बाद कभी भी परीक्षा हो सकती है ना, इस बात को समझिए। और एक लोग न्यूज और उड़ाए हैं कि प्रयागराज में, इलाहाबाद में महाकुंभ लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा नहीं होगी। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। देखिए, सेंटर केवल प्रयागराज में नहीं बनता है, सेंटर जो है वो केवल प्रयागराज में नहीं बनेगा। और अगर जो परीक्षा करवाने की बात होने लगेगी तो उसके लिए भी सरकार के पास और आयोग के पास मैनेजमेंट है, सरकार करवा सकती है ना। तो आप इस बात को समझते रहिए कि अब इस बात को दिमाग में रख लिए कि सरकार परीक्षा ही नहीं करवाएगी अगर जो महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है। तो आपकी बात सही भी हो सकती है, लेकिन एक बात ये भी है कि कोई बहुत बड़ा इसका एक ही शहर में सेंटर तो आपका बनता नहीं, तो कुछ उसके विकल्प भी ढूंढे जा सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर होगा? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि बाह्य मित व्यताओं पे। ऑप्शन नंबर बी सभी लोग बोल रहे हैं ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बाह्य मित व्यताओं पे, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो प्रबल प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? कोई कमेंट करके बताएगा। रोजेस्टीन रोडान ने दिया था। प्रबल प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? रोजेस्टीन रोडान के द्वारा दिया गया था। और रोजेस्टीन रोडान ने अपने प्रबल प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा, जिसे हम लोग बड़े धक्के का सिद्धांत भी कहते हैं। बड़े धक्के का सिद्धांत भी कहते हैं, इन्हें बड़े धक्के का सिद्धांत भी कहा जाता है, अर्थात बिग पुश थियरी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अर्थव्यवस्था गरीबी के दुष्चक्र में फंसी होती है और मंदी के दुष्चक्र में फंसी होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में मांग का स्तर बहुत नीचे होता है और पूर्ति का भी स्तर बहुत नीचे होता है। तो मांग व पूर्ति जब दोनों अपने न्यूनतम बिंदु पे होता है तो इसे ही मंदी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में रोजेस्टीन रोडान साहब ने अपने बड़े धक्के के सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया कि अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पे विनियोग को बढ़ाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पे विनियोग को बढ़ाना चाहिए। जब बड़े पैमाने पे विनियोग बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में मांग भी बढ़ेगी और मांग के साथ साथ उत्पादन अर्थात पूर्ति में भी वृद्धि होगी। और जब मांग व पूर्ति दोनों तेजी से ऊपर बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में देश क्या होगा? आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर भी होगा। आर्थिक विकास के पथ पे क्या हो जाएगा? अग्रसर भी हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि बाह्य मितव्ययता। देखिए, दो बातें पूछी जाती है। एक पूछी जाती है कि बाह्य मितव्ययता क्या होती है, और दूसरी बात पूछी जाती है कि आंतरिक मितव्ययता क्या होती है। आंतरिक मितव्ययता क्या होती है? आंतरिक मितव्ययिता क्या होती है और बाह्य मितव्ययिता क्या होती है? तो आंतरिक मितव्ययिता का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई एक उद्योग है, ठीक है, कोई एक उद्योग है और उस उद्योग में बहुत सारी फर्में हैं। जैसे मान लीजिए कि लाइफ बॉय साबुन की एक कंपनी है। तो लाइफ बॉय कंपनी अगर अपने भूमि में सुधार करे, अगर जो अपने श्रमिकों में सुधार करे, अगर जो पूंजी का विस्तार करे, अर्थात अगर जो वो कुछ ऐसा करे कि उसका लाभ अधिकतम हो जाए खुद के प्रयासों के द्वारा, तो उसे आंतरिक मितव्ययिता बोलेंगे, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ बाह्य मितव्ययिता का मतलब क्या होता है कि यदि कोई उद्योग है और इस उद्योग में कोई एक नई फर्म एंट्री कर रही है, तो इस नई फर्म की एंट्री करने के कारण उद्योग में जो पुरानी फर्मों को जब उनके पुरानी फर्मों के लाभों में वृद्धि होता है तो इसे बाह्य मितव्ययिता बोलते हैं। और इसके बाद जो किया था वो आर्थर यंग ने किया था। तो बाह्य मितव्ययिता क्या होता है और आंतरिक मितव्ययिता क्या होता है, आपने ये बात तो समझ ली कि नहीं समझ ली? आंतरिक मितव्ययिता का मतलब कि कोई एक कंपनी अर्थात कोई एक फर्म है, तो वो फर्म अगर जो अपने अंदर सुधार कर रही है
तो उसके परिणाम स्वरूप अगर जो उसके लाभ में वृद्धि हो रहा है तो उसे आंतरिक मितव्ययता बोलेंगे। और बाह्य मितव्ययता का मतलब कि कोई एक उद्योग में अगर जो कोई एक नई फर्म एंट्री कर रही है तो उस नई फर्म की एंट्री करने के कारण अगर जो पुरानी फर्मों को लाभ मिले तो उसे बाह्य मितव्ययता बोलते हैं, और इसकी बात आर्थर यंग के द्वारा की गई थी। अगला कि अल्प विकसित राष्ट्रों में बचत व अनुपात में, एक सेकेंड, अल्प विकसित राष्ट्र में बचत उस अनुपात में नहीं बढ़ती है जिस अनुपात में आय का स्तर बढ़ता है। रेगनर नट्स के अनुसार इसका कारण है। ये तो इजी सी बात है, ठीक है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। देखिए जितने लोग क्लास देख रहे हैं 50% लोग भी लाइक नहीं किए हैं। देखिए कितना आसान सा ये प्रश्न है, देखिए इजी सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए अल्प विकसित राष्ट्र में बचत उस अनुपात में नहीं बढ़ती है जिस अनुपात में आय का स्तर बढ़ता है। ये रेगनर नट्स साहब ने प्रदर्शन प्रभाव के अंतर्गत कहा था। इसमें इन्होंने ये कहा था कि देखिए एक जो गरीब व्यक्ति होता है ना, एक जो गरीब व्यक्ति होता है वो अमीर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करता है, ठीक है। अमीर व्यक्ति के लाइफ स्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए कि रोहन नाम का एक लड़का है और रोहन गरीब है। रोहन नाम का एक लड़का है और वो गरीब है, और मोहन नाम का एक लड़का है जो अमीर है, ठीक है। तो मोहन जो है वो कार खरीद करके लाता है, कार खरीद करके लाता है। तो अब रोहन गरीब होने के बावजूद भी उसके दिमाग में ये चलने लगेगा कि भैया मोहन हमारा पड़ोसी है और उसने अपने दरवाजे पे कार खरीद करके ला दिया, तो हम भी अपने दरवाजे पे कार खरीद के लाएंगे। तो रोहन क्या करने लगता है कि दिन रात मेहनत करके पैसा कमाने लगता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा बचत करने लगता है। चूंकि ये गरीब है तो ये कम कमाता है, ये ज्यादा कमाता है, तो ये थोड़ा थोड़ा बचत करके और पैसा इकट्ठा करने लगता है, और एक बार पैसा पूरा इकट्ठा करके और जाता है शोरूम में और 10 लाख रुपए की कार खरीद लेता है, लोन करा लेता है। तो जब इसका उपभोग बहुत ज्यादा हो जाता है, इसका उपभोग क्या हो जाएगा, इसका उपभोग बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब उपभोग ज्यादा हो जाएगा तो बचत कम हो जाएगा, बचत कम हो जाएगा तो फिर ये अपने लिए निवेश कम करेगा, और जब ये अपने लिए निवेश कम करेगा तो उत्पादन ये कम कर पाएगा, उत्पादन कम कर पाएगा तो लाभ कम कमा पाएगा। अगर जो ये लाभ कम कमा पाएगा तो इजी सी बात है कि इसकी आय कम होगी, ठीक है। तो ये गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहेगा। सो प्रदर्शन प्रभाव के अंतर्गत रेगनर नट्स साहब ने ये बात कही थी। अगला कि हैरेड डोमर के आर्थिक समृद्धि मॉडल में छुरी धार की समस्या उत्पन्न होती है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। क्या उत्तर आ रहा है? और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा लाइव स्टडी का। वहां पे आपको इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे यूनिट सारे प्रोवाइड किए जाते हैं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। चलिए क्या होगा भाई कि हैरेड डोमर के आर्थिक समृद्धि मॉडल में छुरी धार की समस्या उत्पन्न होती है। छुरी धार का जो संतुलन बिंदु है वो क्या बताते हैं, GA = GW = GN। अब इसके लिए तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा भाई। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई। वास्तविक समृद्धि दर, वांछित समृद्धि दर और प्राकृतिक समृद्धि दर तीनों बराबर होते हैं। वांछित समृद्धि दर, प्राकृतिक समृद्धि दर और वास्तविक समृद्धि दर, वांछित समृद्धि दर और प्राकृतिक समृद्धि दर, ये तीनों समृद्धि दर बराबर होते हैं। वहीं पे क्या होता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। अगर जो आपने हैरेड डोमर मॉडल को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। यहाँ पे क्या होता है कि उत्पादन तकनीकी में परिवर्तन न होने के कारण, बिल्कुल ठीक है। अगर जो आप इनकी मान्यता को देखेंगे तो अपने मान्यता के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि जो तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बचत फलन की स्थिरता के कारण, बिल्कुल ठीक है। गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया की भी ये बात करते हैं, तो त्वरक की क्रियाहीनता के भी कारण बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि असंतुलित समृद्धि के हैरेड मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर नहीं है। खूबसूरत सा प्रश्न। चलिए भाई बताइए कि असंतुलित समृद्धि के हैरेड मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर नहीं है। कौन सा एक स्थिर नहीं है भाई?
क्या उत्तर आ रहा है? अब देखिए हैरड डोमर मॉडल इतना महत्वपूर्ण है ना कि कोई भी पेपर हो 2-3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इसके लिए अगर जो आप कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं ना तो ये सब प्रश्न हो नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कितना भी रट लीजिए, आपको GA, GW और GN क्या होता है इसका हिंदी में फुल फॉर्म यही नहीं पता होगा अगर जो आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो। और अगर जो यही नहीं पता होगा तो फिर आगे के तो पूरे जितने भी क्वेश्चन होंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर जो आपको GN क्या होता है नहीं मालूम है, GW क्या होता है, GA क्या होता है नहीं पता है तो नहीं समझ में आएगा। इजी सी बात है, इस बात को समझिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहा करिए। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, वास्तविक वृद्धि दर की बात बोल रहे हैं। और कोई? ठीक है, तो वास्तविक वृद्धि दर वह दर होता है जिस पर देश विकास कर रहा है। ठीक है, वास्तविक वृद्धि दर क्या होता है? हैरड डोमर सॉरी असंतुलित समृद्धि के हैरड मॉडल की बात हो रही है। ठीक है, तो वास्तविक समृद्धि दर के अंतर्गत ये क्या बताते हैं कि वास्तविक समृद्धि दर यह वह दर होता, वास्तविक समृद्धि दर वह दर होता है, वह दर होता है जिस पर देश विकास करता है, जिस पर देश विकास करता है। देश क्या करता है? देश विकास करता है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और यह अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तनों को प्रकट करती है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इजी सी बात थी। अगला प्रश्न कि स्वर्णिम युग की अवधारणा दी गई। अब ये भी इजी सी बात है, स्वर्णिम युग की अवधारणा दी गई किसके द्वारा दी गई थी? द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, एक पुस्तक लिखा गया था द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार, और उन्होंने इस एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल में एक बात कही थी जहां पे उन्होंने पूर्ण रोजगार की व्याख्या करते हुए ये बात बताया था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति तब होगी जब WN/N इज इक्वल टू डेल्टा N अपान डेल्टा N इज इक्वल टू डेल्टा K अपान K होगा। चलिए क्या उत्तर होगा? डेल्टा K अपान K ये क्या है? ये पूंजी की वृद्धि दर है, पूंजी की वृद्धि दर, ये क्या है? पूंजी की वृद्धि दर है। और जो डेल्टा N अपान N है ये जनसंख्या की वृद्धि दर को बताता है। ये क्या बताता है? ये बताता है जनसंख्या की वृद्धि दर को। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है जनसंख्या की वृद्धि दर को। तो देखिए ये तीनों बात याद रखिएगा, डेल्टा N अपान N इज इक्वल टू डेल्टा K अपान K, अर्थात जनसंख्या की वृद्धि दर इज इक्वल टू पूंजी की वृद्धि दर होगी। और यहीं पे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान होगी। अब पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लीजिए भाई। पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे भारत की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब कि जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। भारत में लकड़ी है, कोयला है, अभ्रक है ना, भारत में लोहा है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। तो भारत अगर जो कोई देश अपने प्राकृतिक संसाधन जैसे लकड़ी, कोयला, अभ्रक, लोहा, इन प्राकृतिक संसाधनों का संपूर्ण रूप से प्रयोग कर ले, और साथ ही साथ भौतिक संसाधन जैसे रोजगार, अगर जो प्राकृतिक और भौतिक दोनों संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति पे पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उत्पादकता का स्तर उच्चतम होगा। और जब उत्पादकता को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है तो उसे ही हम बोलते हैं पूर्ण रोजगार की स्थिति। सो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के समृद्धि मॉडल में स्वर्णिम युग साम्य के लिए सही नहीं है? अब देखिए ये कोई, देखिए इसीलिए मैं कहता हूं ना दोस्तों, आप निश्चित तौर पे कॉन्सेप्ट पढ़िए एप्लीकेशन, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे भी पता है बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम कहीं इधर से नोट्स देंगे कहीं उधर से देख लेंगे, लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको सच में बताऊं कि कहीं पे पर भी आपको उतनी सिस्टमेटिक वे से चीजें मिलती नहीं। लेकिन मेरे द्वारा जो मेरे बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं
उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं जो भी कंटेंट आप लोगों को पढ़ाता हूँ वो इतना सिस्टमेटिक वे से देता हूँ कि अगर जो आपको इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता है ना, फिर भी आपको वो पूरी थियरी समझ में आने वाली। आप निश्चित होकर के एप्लीकेशन की क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे, बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको वहाँ पे इकोनॉमिक्स का नोट्स मेरी खुद की हैंड राइटिंग के द्वारा लिखा गया आपको पूरा इकोनॉमिक्स का नोट्स दिया जा रहा है, ताकि एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पे टेस्ट दीजिए, गलती देखिए कि कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, उस गलती में सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपको करवाई जा रही है। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। सो सिंपली अगर जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं। आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? डी बोल रहे हैं सभी लोग। सबको डी पता है कि सब डी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? सबको डी पता है या डी सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? हाँ, डी सबको पता है कि बस डी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की समृद्धि मॉडल में स्वर्णिम युग साम्य के लिए सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है? कौन सा सही नहीं होगा? जहां पे ये हो जाएगा ना, डेल्टा एन अपान एन इज इक्वल टू डेल्टा के अपान के। थोड़ा दिमाग लगाइए। जहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एन अपान एन इज इक्वल टू डेल्टा के अपान के, इट मीन्स की अभिष्ट समृद्धि दर अगर जो प्राकृतिक समृद्धि दर के बराबर हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ के दर में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तो ये जो बात हो जाएगी वो बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछ रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभिष्ट समृद्धि दर क्या होना चाहिए, प्राकृतिक समृद्धि दर के। अच्छा, ये इसके, हाँ, रॉबिन्सन की बात कर रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा एन अपान एन इज इक्वल टू डेल्टा के अपान के होने वाला है। ठीक है, जहाँ पे पूंजी की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर के बराबर हो जाए। क्या होगा, पूंजी की वृद्धि दर, पूंजी की वृद्धि दर क्या होगा, जनसंख्या के वृद्धि दर के बराबर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए होगा। इतने सारे लोग कॉपी पेस्ट करके डी कर रहे हैं, सबका उत्तर गलत आ रहा है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले जो 4 लोग डी बोल रहे हैं तो आप भी डी ही बोलेंगे तो सही होगा, है ना। कॉपी पेस्ट ना करिए, क्योंकि ये लोग मिलेंगे नहीं आपसे परीक्षा में, है ना। ये लोग परीक्षा में मिलेंगे नहीं, ठीक है। और जो जिसका आप देख करके कर रहे हैं वो भी गलती ही कर रहा है, तो आप ही गलत कर लीजिए, दूसरे का देख के क्यों कर रहे हैं। अगला क्या उत्तर होगा सर, कि भारत में आर्थिक नियोजन उत्पादन आधारित न होकर जनहित आधारित होनी चाहिए। ये तर्क किस अर्थशास्त्री का है? बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया। किसने कहा था कि देखिए, आप अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ाने के चक्कर में मत पड़िए। आप ये मत पड़िए कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। अमूमन हमारा देश कैसे काम करता है, हमारी देश जो है वो क्या चाहती है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़े, जिससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति दोनों बढ़ेगा। मांग व पूर्ति बढ़ेगा तो उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, और उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो देश आर्थिक विकास करेगा। अमूमन यहाँ पे ये देखने को मिलता है भारत में, ठीक है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन को बढ़ाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन को बढ़ाना हम लोग अपनी पहली प्रायोरिटी को रखते हैं। लेकिन दोस्तों, एक अर्थशास्त्री हुए प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी, इन्होंने ये कहा कि देखिए, आप क्या करिए ना कि उत्पादन को बढ़ाने के बारे में मत सोचिए, आप जनहित को बढ़ाइए, ठीक है। आप लोगों के हितों की रक्षा करिए। आप जनहित अर्थात लोग
ज्यादा से ज्यादा लोगों के हितों की रक्षा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर पाए कि अपने आप को बेहतर महसूस कर पाए, आप ऐसा काम करिए। तो ये अमर्त्य सेन के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, समृद्धि की प्रक्रिया मूलतः अस्थिर होती है, ये विचार किससे संबंधित है? बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए थोड़ा आराम से बताइए, और सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर तो कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी चौधरी जी, मीनू यादव जी, रितु चौहान जी, रवि कुमार जी, सत्यम पाठक जी, चंद्रजीत यादव जी, रत्नेश कुमार जी, बबीता जी, भगवंती जी, नौसाद अली जी, कृष्णा दुबे जी, नेहा जी, पिंकी जी, सुनीता गुप्ता जी, मोहम्मद साहिद नूरी जी, मुनेश पटेल जी, गणपत माली जी, सुमन शर्मा जी, सदानंद मिश्रा जी। बहुत तेजी से आप लोग का उत्तर आ रहा है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्रभास दास जी, परेश दास जी, ठीक है, सोनी शर्मा जी, चलिए विकास जी, अजय जी, नरेंद्र कुमार जी, अफजल हसन जी, मीनू यादव जी, सुंदरी कुमारी जी, ललिता साहके जी, आरती तिवारी जी। सभी लोगों से निवेदन है एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं? ए बी सी। और कोई? तो जितने लोग भी ए बी सी तक जा रहे हैं सबका उत्तर यहाँ पे गलत होने वाला है। तो देखिए भाई, इजी सी बात है, क्यों नहीं बात को समझ रहे हैं? हैरल्ड डोमर साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ना कि अगर जो किसी भी अर्थव्यवस्था को समृद्धि की तरफ जाना है तो समृद्धि क्या होता है? एक सतत विकास होता है। समृद्धि क्या होता है? एक सतत विकास होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम बात करें 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, ठीक है, 2022 की मान लीजिए हम बात करें, हम 2023 की अगर जो हम बात करें, हम 2024 की अगर जो बात करें, तो ऐसी स्थिति में अगर जो आपकी जीडीपी 21 में 7% थी तो 22 में 7 से कम नहीं होनी चाहिए, 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये 7.5 होनी चाहिए या 8% होनी चाहिए। और 23 में जो पिछला वर्ष था उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए था। अब 7 से ज़्यादा ही होगा। अब ये नहीं कि 7.5 से कम हो जाएगा, ये मान लीजिए कि 8% हो जाए, 24 में क्या हो जाए कि 8.5% हो जाए। तो जो समृद्धि होती है ना, ये अस्थिर होती है, अर्थव्यवस्था में सतत रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने सारे लोग इस प्रश्न को गलत कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहा है। मुझे नहीं लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैं देख रहा हूं। चलिए क्या उत्तर होगा कि जीवन निर्वाह विकास की ऊंची दर किस अर्थव्यवस्था पे निर्भर करती है? इस क्लास को एक दो बार और देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूं आज बहुत सारे लोग अच्छा नहीं कर पा रहे। क्या उत्तर होगा भाई कि जीवन निर्वाह विकास की जीवन, और जो लोग कॉन्सेप्ट की क्लास में एडमिशन लिया आप परेशान ना होइए, ये टॉपिक अभी हुआ नहीं है। आर्थिक समृद्धि का जो टॉपिक है वो अभी नहीं हुआ है, उसमें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सारे मॉडल को, ठीक है। विकास वाला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, समृद्धि वाला नहीं पढ़े, तो परेशान ना होइएगा। अभी इसको एप्लीकेशन पे पढ़ाया जाना बाकी है। और जो लोग भी नए हैं या पुराने हैं, जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं या जो ले चुके हैं, आप लोग एक क्रम से सारी क्लासेस को देखते रहिए, क्योंकि सिस्टमेटिक वे से एक क्रम के माध्यम से ही वो सारी क्लासेस वहाँ पे जा रही है। बार बार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तभी होगा। ये चाहे कि एक बार पढ़ लें और हो जाए तो ज़िंदगी भर के लिए सही तो नहीं होगा, है ना। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बी सी अगेन ठीक है। तो देखिए, चल ये बोल रहे हैं सभी लोग। तो देखिए इजी सी बात है, जीवन निर्वाह विकास। अब जीवन निर्वाह विकास का मतलब ये होता है कि आपको इतना पैसा मिल जाए कि आप रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। आप क्या कर पाए? 2 वक्त की रोटी जुटा पाए,
ठीक है, शरीर ढकने के लिए आप कपड़े की व्यवस्था कर पाए और रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान अर्थात मकान की व्यवस्था कर पाए। तो ये होता है दोस्तों जीवन निर्वहन विकास। तो अगर जो हम लोग बात करें कि कृषि क्षेत्र की ऊंची विकास दर, तो मान लीजिए कि एक कृषक के पास अगर जो 15 एकड़ भूमि है, अगर एक कृषक के पास 15 एकड़ भूमि है, तो 15 एकड़ भूमि पे वो उत्पादन करके क्या कर लेगा, करोड़पति और अरबपति तो नहीं बन पाएगा ना। करोड़ों रुपए वो 15 एकड़ अगर जो उसके पास भूमि है तो जो फसल बेचेगा वो 1 करोड़ का तो नहीं बेच पाएगा ना, 15 एकड़ से वो कितना बेचेगा, ठीक है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा बेचेगा। और 1-2 लाख अगर जो बात किया जाए महीने के रेशियो से निकाला जाए तो क्या होता है भैया, अगर जो आप नॉर्मल एक व्यक्ति है ना, अगर जो आप अपने पेरेंट्स से भी खर्च ले रहे हैं ना, तो कम से कम आपके ऊपर महीने का 5,000 रुपये का खर्च है। अगर जो आप बहुत कम डिमांडिंग हैं, आप किसी से नहीं कुछ कर रहे हैं, अपने परिवार में नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर कम से कम 5,000 रुपये का खर्च है। तो जिस फैमिली में अगर जो 10 लोग हैं तो उस फैमिली का खर्च कितना हो गया, 10-5 50,000 रुपये। तो महीने का इतना लोग का क्या हो रहा है, खर्च हो जा रहा है। तो वो कितना कमा पाएगा, नहीं कमा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में कृषि क्षेत्र में अगर जो विकास की दर ऊंची देखने को मिल रही है तो केवल और केवल लोगों का जो जीवन निर्वाह होगा उसमें बेहतरी हो सकती है, वो विलासिता की वस्तुओं को परचेज नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला, स्वतः स्फूर्ति अवस्था किस अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित है? क्या उत्तर होगा भाई कि स्वतः स्फूर्ति अवस्था किस अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित है? तो देखिए, एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था रोस्टो, ठीक है, एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था प्रोफेसर रोस्टो साहब, प्रोफेसर रोस्टो साहब। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें इन्होंने कहा कि कोई भी अर्थव्यवस्था है, चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था हो, अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो, जापान की अर्थव्यवस्था हो, रूस की अर्थव्यवस्था हो, चीन की अर्थव्यवस्था हो, विश्व में किसी भी प्रकार की अवस्था है तो उसे 5 चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा। पहला चरण जो होगा वो होगा परंपरागत समाज। परंपरागत समाज में क्या होगा कि यहाँ पे लोग इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, बस लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और लोगों की बहुत ज्यादा कुछ इच्छा नहीं होती है। अर्थात परंपरागत समाज में अर्थव्यवस्था पिछड़ी होती है और जहाँ पे मांग भी अपने न्यूनतम बिंदु पे होता है और पूर्ति भी अपने न्यूनतम बिंदु पे होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में मंदी होती है। ये पहली अवस्था है किसी भी अर्थव्यवस्था की ये पहली अवस्था है। दूसरा उन्होंने कहा आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था। आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था में क्या होता है कि अब यहाँ पे आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था में क्या देखने को मिलता है, एक सेकेंड, आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था में ये देखने को मिलता है कि अब अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत मांग में भी वृद्धि हो रही है और थोड़ा बहुत पूर्ति में भी वृद्धि हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, अर्थात अब थोड़ा बहुत उत्पादन हो रहा है। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन आती है वो आती है आत्मस्फूर्ति की अवस्था। आत्मस्फूर्ति की अवस्था, और इस आत्मस्फूर्ति की अवस्था में अब क्या होता है कि मांग व पूर्ति अब दोनों क्या होता है कि एक रिदम में आ जाता है कि अर्थव्यवस्था में मांग भी बढ़ने लगती है और उत्पादन पूर्ति भी बढ़ने लगता है। और जो चौथी स्थिति उन्होंने बताई वो बताई परिपक्वता की ओर अग्रसर। परिपक्वता की ओर अग्रसर में मांग व पूर्ति तेजी से बढ़ता है, देश का आर्थिक विकास होता है। और पांचवा जो है वो समृद्धि की अवस्था या उच्च उपभोग की अवस्था। तो ये पांचवी अवस्था है
जिसमें दोस्तों अभी अमेरिका और जितने भी विकसित देश हैं वो यहाँ पे है, जो अल्प विकसित देश है वो यहाँ पे है। और अगर जो भारत की बात करें तो भारत दूसरी कंडीशन में विद्यमान था 1991 में, अभी यहाँ पे ये तीसरी कंडीशन में विद्यमान है 51 में। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? रोस्टो साहब डी। अगला, पेरेटो इष्टतम का तात्पर्य है, पेरेटो इष्टतम का तात्पर्य क्या है सर? पेरेटो इष्टतम का तात्पर्य क्या है बताइए? पेरेटो इष्टतम का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं कुछ लोग। पेरेटो इष्टतम अगर जो आप पढ़े होंगे थियरी को तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप इसे पढ़ते हैं। और कल्याणकारी अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है, जहाँ पे सबसे पहले आप पीगू को पढ़ते हैं, फिर मार्शल को पढ़ते हैं, उसके बाद आप पेरेटो को पढ़ते हैं, फिर हिग्स और सिटोवास्की को पढ़ते हैं, फिर एलन को पढ़ते हैं, सैमुअल्सन को पढ़ते हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को आप पढ़ते हैं और सबका अलग अलग विचार होता है। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, देखिए संसाधन आप आवंटन सबके लिए कम से कम एक बेहतर और कोई बदतर नहीं होगा। सी वाला गलत हो जाएगा, जितने भी रट्टा मार के बैठे हैं ना सब गलत होंगे सी वाले। सी क्यों बोल रहे हो भाई? ये क्या दे रहा है? ये कह रहा है कि संसाधन आवंटन जिसके लिए कम से कम एक बेहतर है और कोई भी बदतर नहीं है, ऐसा थोड़ी है। पेरेटो साहब का जो अनुकूलतम सिद्धांत है या पेरेटो इष्टतम जो सिद्धांत हमें ये बताता है, वो ये बताता है कि देखिए अगर जो दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, तो अगर जो व्यक्ति बी के लाभ में वृद्धि करनी है, अगर जो व्यक्ति बी के लाभ में वृद्धि करनी है तो व्यक्ति ए के लाभ में क्या करनी पड़ेगी? व्यक्ति ए के लाभ में कमी लानी पड़ेगी। अगर जो बी को बेहतर बनाना है तो ए को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अर्थात आवंटन से कुछ नहीं होना जाना है, अगर जो किसी को लाभ पहुंचाएंगे तो किसी को हानि पहुंचाना पड़ेगा। तो पेरेटो इष्टतम इसी बात को बताता है कि अगर जो एक की जिंदगी को बेहतर बनाना है तो दूसरे की जिंदगी को क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा उसकी जिंदगी को कम बेहतर करना होगा। और उसके बाद अभी जब पेरेटो के बाद हिग्स और सिटोवास्की साहब आते हैं तो इन लोगों का ये कहना है कि नहीं भैया, हम बी वाले को लाभ भी पहुंचा देंगे और ए को जितना हानि हुआ है, अगर जो बी को लाभ पहुंचाने से ए को जितना हानि हुआ है इसके हानि की क्षतिपूर्ति भी कर देंगे। ठीक है, सो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? पेरेटो अनुकूलतम संगठन वह है जिसमें, अब ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है और अगर बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कल्याणकारी अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग बस ये समझते हैं कि बाजार पढ़ लेंगे, उपभोक्ता व्यवहार पढ़ लेंगे, मांग पढ़ लेंगे और आरबीआई पढ़ लेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ लेंगे, उसके बाद पंचवर्षीय उसमें सरकार के द्वारा मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके सिलेबस में जितने भी यूनिट है, हर यूनिट से एक दो प्रश्न बनते हैं आपके पेपर में। एक बात समझ लीजिए, अगर जो आपके पेपर में 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो जितना भी आपका सिलेबस दिया गया है उस हर यूनिट से अमूमन एक या दो प्रश्न पूछते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि केवल मांग के नियम से 20 क्वेश्चन पूछ दे और कल्याणकारी अर्थशास्त्र से पूछे ही नहीं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आरबीआई से या आईएमएफ से या विश्व बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दे। एक एक दो दो क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछा जाएगा, एक एक दो दो क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछा जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे दिमाग में भ्रांति बना लेते हैं कि अरे बस इतना पढ़ लेंगे हो जाएगा, इससे नहीं होगा। ठीक है, जो आपका गुरु है उस गुरु से ज्ञान मत लीजिए, है ना। जितना सिलेबस दिया गया है, हर सिलेबस के हर यूनिट को, हर सेंटेंस को, हर उसके जो
क्या बोलते हैं टॉपिक दिया गया है, सभी टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद होना पड़ेगा, आपको जानना होगा, तभी चीजें होंगी। अगला क्या उत्तर होगा भाई कि पेरेटो अनुकूलतम संगठन हुआ है। तो पेरेटो अनुकूलतम अभी तो मैंने बताया कि पेरेटो अनुकूलतम के अंतर्गत ये कहा गया कि अगर जो दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, तो अगर जो ए बी के लाभ में वृद्धि करनी है, बी को अगर जो लाभ पहुंचाना है तो ए को क्या करना होगा, उतना ही हानि पहुंचाना होगा। ये पेरेटो साहब का कहना है। तो किसी भी पुनर्गठन से किसी एक व्यक्ति की उपयोगिता में वृद्धि होती है तो अन्य की उपयोगिता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी बोलना था। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किसी को बदतर बनाए बिना किसी को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, ये कथन किसका वर्णन है। अब देखिए जो जिन लोगों को आज तक पेरेटो नहीं आ रहा होगा वो आप अब आज आने लगेगा। ठीक है, बताइए क्या उत्तर आ रहा है। ठीक है, हाँ क्या उत्तर आ रहा है। नहीं, टीजीटी में स्टैटिक्स देखिए, टीजीटी और पीजीटी दोनों की अगर जो उत्तर प्रदेश की बात करें ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैटिक्स का 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। 2 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम, बहुत बहुत सारे पेपर में तो 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन इस तरीके का देखने को मिला है। ठीक है, टीजीटी में तो मतलब ना के बराबर ही मान के चलिए, 1-2 क्वेश्चन पूछ दे बहुत है। अगला कि किसी को बदतर बनाए बिना किसी को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात ये पेरेटो सिस्टम के अंतर्गत कहा गया। अर्थात कहा गया कि अगर जो दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है राम और दूसरा का नाम है श्याम, तो अगर जो श्याम को लाभ पहुंचाना है, श्याम को लाभ पहुंचाना है तो राम को क्या करनी होगी, हानि पहुंचानी होगी। जितना लाभ हम श्याम को पहुंचाएंगे उतना ही हानि हमको राम को पहुंचाना होगा। यही पेरेटो अनुकूलतम कहलाता है। अगला कि भारत में जनसंख्या वृद्धि निम्न के बढ़ने से प्रभावित होती है। जनसंख्या वृद्धि कब प्रभावित होती है बताइए। जनसंख्या, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है। और जो लोग केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो केवल टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, परेशान ना होइए। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि निम्न के बढ़ने से प्रभावित होती है। किसके बढ़ने से प्रभावित होगी भाई। अब ये बच्चों वाला प्रश्न है, गलत नहीं करिएगा, बच्चों वाला प्रश्न है, गलत नहीं करिएगा। अब जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत आपको आना चाहिए किसका, थॉमसन साहब का। तो देखिए जनसंख्या कब बढ़ेगी, आपके देश की जनसंख्या कब बढ़ेगी। जनसंख्या का संबंध किससे है कि अगर जो वृद्ध तथा बच्चों की संख्या से संबंधित होगा। अगर जो मान लीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था में मृत्यु दर में कमी आ जाए, मृत्यु दर में क्या आ जाए, कमी आ जाए, और जन्म दर में वृद्धि हो जाए, जन्म दर में वृद्धि हो जाए, तो जब ज्यादा बच्चे पैदा होंगे और कम वृद्धों की मृत्यु होगी, सो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। जनसंख्या में क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। जनसंख्या क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। इजी सी बात है। तीन कंडीशन होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहली कंडीशन क्या होती है, तो अर्थव्यवस्था पिछड़ी होती है, जन्म बच्चे भी ज्यादा पैदा होते हैं और मृत्यु भी ज्यादा होती है, क्योंकि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है स्वास्थ्य का। दूसरी कंडीशन, जन्म दर बढ़ा रहता है लेकिन अब अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत विकास कर चुकी होती है तो मृत्यु दर में कमी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में यही वाली कंडीशन है। तो जब जन्म दर ऊंचा हो जाएगा, मृत्यु दर कम हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। जनसंख्या विस्फोट पूछा जाता है कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति क्या होती है। उसके बाद तीसरी कंडीशन होती है जिसे जनसंख्या की आदर्श स्थिति कहते हैं, जहाँ पे अब आपकी अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी है और लोगों के अंदर अब ये बात आ गया कि एक लड़का भी होगा या एक लड़की भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब जन्म दर में कमी आ जाएगी और अर्थव्यवस्था चूंकि विकसित हो चुकी है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन बेहतर हो चुका है, तो मृत्यु दर में भी कमी आ जाएगी। तो ये जनसंख्या की आदर्श स्थिति होती है। ठीक है, आदर्श स्थिति। तो 2 प्रश्न यहाँ पे और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या विस्फोट की कौन सी स्थिति है, दूसरी स्थिति है,
और जनसंख्या की आदर्श स्थिति कौन सी है? तीसरी स्थिति है। ठीक है, आदर्श में बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर देते हैं, ए करेंगे तो गलत हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। अगला कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या उत्तर आ रहा है बताइए, क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि 2011 की जनगणना की बात हो रही है। सो इजी सी बात है दोस्तों, याद रखिएगा कि बिहार की अगर जो हम लोग बात करें ना, बिहार की, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग यहाँ पे 62% साक्षरता है। पहले नंबर पे बिहार है और दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 62% है, जो सबसे कम है। 62% का मतलब कि अगर जो बिहार में 100 लोग हैं तो 100 लोग में से अगर जो 100 लोग हैं बिहार में, तो उसमें से केवल और केवल 62 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। बाकी के जो 38 लोग हैं ये लोग निरक्षर हैं। ये लोग क्या हैं? निरक्षर है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पे होगी जब, इष्टतम जनसंख्या अभी बात कर रहे थे उसी के बारे में। इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पे होगी, किस बिंदु पे होगी भाई? क्या उत्तर होगा? इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पे होगा, किस बिंदु पे होगा इष्टतम जनसंख्या? तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था यही बात कि इष्टतम जनसंख्या की बात किसने किया था? डाल्टन ने किया था, डाल्टन ने किया था। और इष्टतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जहां पे लोगों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है। तो जब जो प्रति व्यक्ति आय जब ज्यादा हो तो अर्थव्यवस्था स्थिर इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पे होगी। अर्थात डाल्टन साहब के द्वारा ये बात कही गई थी कि अगर जो इष्टतम जनसंख्या की स्थिति प्राप्त करनी है तो उस अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब माल्थस के सिद्धांत की बात हो रही है, क्या उत्तर होगा भाई? माल्थस थियरी तो सबको पता होगा। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। और जो लोग भी फीस सबमिट कर रहे हैं कृपया करके आप मुझे कॉल अभी ना करिए, जब क्लास जब मैं ओवर कर लूँगा फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर जो आपने एडमिशन लिया है और आपने फीस सबमिट किया है तो जहाँ पे आपने फीस सबमिट किया है वहीं पे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। अभी आपको 5 से 7 मिनट के अंदर सारा प्रोसेस वहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, सो इजी सी बात है। माल्थस साहब ने क्या कहा था? माल्थस साहब ने ये कहा था कि जो जनसंख्या होती है ना, जो जनसंख्या होती है वो समानांतर श्रेणी में बढ़ती है, अर्थात 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जो खाद्यान्न होता है, जो खाद्यान्न होता है वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ये सॉरी, एक सेकेंड। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जनसंख्या जो होता है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है, अर्थात 2, 2 के बाद 4,
4 के बाद 16, 16 के बाद 64 होता है। और जो खाद्यान्न होता है वो समानांतर श्रेणी में बढ़ता है, खाद्यान्न समानांतर श्रेणी में बढ़ता है, अर्थात 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। ठीक है, इसमें ह्यूज डिफरेंस होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रत्येक 144 साल के बाद उस देश में महामारी आती है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, कोई आपदा आती है और फिर जनसंख्या में कमी आ जाती है, तो फिर खाद्यान्न और जनसंख्या संतुलित हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत द्वारा जनसंख्या संक्रमण का कौन सा चरण अनुभव किया जाता है? अभी मैंने बताया कि जनसंख्या संक्रमण जो ये सिद्धांत दिया गया था, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉमसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? थॉमसन साहब के द्वारा दिया गया था। क्या उत्तर आ रहा है भाई? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? और देखिए, जिन लोगों को भी लगता है कि उन्हें भूलता ज्यादा है, तो आप लिखने का प्रैक्टिस जरूर डालिए। एक लाइन की बात है, जैसे अगर जो मान लीजिए कि आपने देखा कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत सर बता दिए, तो आप जब क्लास होती है तब तक तो ठीक है, क्लास करिए, लेकिन जब क्लास बंद हो जाती है तो अपने मोबाइल को किनारे कर दीजिए, अपने लैपटॉप को किनारे कर दीजिए, किताबों को किनारे कर दीजिए। आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल एक पेन होना चाहिए, कापी होना चाहिए। उसके बाद आप एट रेंडमली कोई भी टॉपिक ले लीजिए कि ठीक है, अभी सर पेरेटो इष्टतम के बारे में बता रहे थे, या सर अभी जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत थॉमसन साहब का बता रहे थे, तो थॉमसन साहब का जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, उसको बिना कहीं से देखे लिखिए। देखिए कितना आपको आ रहा है, तो कम से कम आपको इतना आ सकता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या बताता है? जनसंख्या की 3 अवस्थाओं को बताता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत थॉमसन साहब के द्वारा दिया गया था। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत 3 अवस्थाओं को बताता है। पहली अवस्था में अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होती है, जहां पे लोगों के पास बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली सब कुछ बेहतर नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में लोग बस ऐसे ही जीवन को जीते हैं। तो जन्म दर ज्यादा होता है, क्योंकि लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, इस वजह से करते हैं क्योंकि हमारा बच्चा ज्यादा होगा तो पड़ोसी हमसे झगड़ा नहीं कर पाएगा, तो जन्म दर ज्यादा होगा, और अशिक्षा होने के कारण मृत्यु दर भी ज्यादा होती है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की ये पहली अवस्था है। फिर दूसरी अवस्था में अब अर्थव्यवस्था थोड़ा बहुत विकास कर चुकी है, अर्थव्यवस्था विकासशील हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे क्या होता है कि जन्म दर तो बढ़ा ही रहता है, जन्म दर बढ़ा रहता है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आ जाती है, क्योंकि अब लोगों को पता चल जाता है कि सरकारी हॉस्पिटल क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल क्या होता है, लोगों का इलाज भी कराया जा सकता है। और यहीं पे क्या होता है कि जनसंख्या में विस्फोट की स्थिति होती है, क्योंकि जन्म दर बढ़ जाता है और मृत्यु दर में कमी आ जाती है। फिर आपको तीसरी कंडीशन याद आनी चाहिए कि सर जी, तीसरी कंडीशन का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी होती है, और अब लोगों का माइंडसेट ये बन जाता है कि एक लड़का भी रहेगा तो ठीक है, एक लड़की भी रहेगी तो ठीक है, तो जन्म दर भी कम होगा और मृत्यु दर भी कम होगा, और ये होता है जनसंख्या का आदर्श अवस्था। ठीक है, ये जनसंख्या का क्या होता है? आदर्श अवस्था। तो इस तरीके से चीजों को लिखा करिए, नहीं लिखेंगे तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कि माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तो इसका परिणाम क्या होगा? ठीक है, और कभी भी कुछ भी, जैसे अगर जो आप किसी चीज को रिवाइज करने के लिए लिख रहे हैं तो देख करके लिखिए, लेकिन खुद से दिन भर में 1 घंटे या आधे घंटे का समय ऐसे निकालिए कि जो इकोनॉमिक्स आपके माइंड में है बस उसी को लिखिए। कहीं से मत देखिए, कुछ ना देखिए, कहीं से कुछ मत देखिए कि कैसे लिखना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, जो आपके दिमाग में है उसी को लिखिए। धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। बहुत सारे लोगों की ये बात होती है कि सर हमें चीज़ें भूलती हैं, तो भूलती इसीलिए हैं कि क्योंकि अब आपके जो नए छात्र हैं वो क्या करने शुरू कर दिए हैं? कम लिखना प्रारंभ कर दिए हैं। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो माल्थस साहब ने ये कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मजदूरी में वृद्धि होगी, मजदूरी में वृद्धि होगी तो उसका खान पान, स्वास्थ्य का स्तर बेहतर होगा,
और खान पान और स्वास्थ्य का स्तर बेहतर होगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर मृत्यु दर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और जब मृत्यु दर में कमी आ जाएगी तो जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। इजी सी बात है। ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो माल्थस साहब ने क्या कहा, कहा कि अगर जो मजदूर को अच्छा मजदूरी दिया जाएगा तो मजदूरी दिया जाएगा तो पैसा वो ज्यादा पाएगा। जब ज्यादा पैसा पाएगा तो अपने खान पान पे और अपने उपभोग को बढ़ाएगा, अपने उपभोग को वो बढ़ाएगा। और जब अपने उपभोग को वो बढ़ाएगा तो वो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे, बहुत सारी चीजें पे पैसा खर्च करने लगेगा। और जब ऐसा खर्च करने लगेगा, स्वास्थ्य पे खर्च करने लगेगा, तो मृत्यु दर में क्या आ जाएगी, मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। और जब मृत्यु दर में कमी आ जाएगी तो अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ जाएगा। अर्थव्यवस्था में क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जनांकिकी शब्द मूलतः किसने प्रयुक्त किया? जनांकिकी शब्द का प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया? जनांकिकी शब्द का प्रयोग मूलतः किसने किया? तो दोस्तों इजी सी बात है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये 1855 की बात है। 1855 में जनांकिकी शब्द का प्रयोग जो किया था वो आसिले गुइलार्ड के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा कि 1855 में जनांकिकी शब्द का प्रयोग आसिले गुइलार्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, कि दीर्घ अवधि में निम्न में से कौन सा वक्र विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जनसंख्या के समय पथ का सटीक प्रतिनिधित्व करता है? खूबसूरत सा प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है। अगर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ना तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, इस ग्राफ को बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्या उत्तर आ रहा है बताइए। और दोस्तों मेरे द्वारा आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हैंड राइटिंग नोट्स दिया जा रहा है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। मेरे खुद के द्वारा वो नोट्स लिखा गया है, मेरी हैंड राइटिंग है। उसमें आपको इकोनॉमिक्स के जितने भी यूनिट, इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे और भी अन्य एडिशनल चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर जो एक बार आप उस नोट्स को परचेज कर लेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि फिर दोबारा जिंदगी में कभी भी आपको इकोनॉमिक्स के इधर उधर से नोट्स को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी कि ये टॉपिक यहाँ पे है, वो टॉपिक वहाँ पे है। वहाँ पे आपको एक सिस्टमेटिक वे से, एक आपको यूनिट वाइज, एक क्रम में जितने भी टॉपिक हैं उसको सिस्टमेटिक वे से प्रोवाइड किया जा रहा है। उसकी जो शुल्क है केवल और केवल 499 रुपये है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो जो लोग भी केवल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो केवल और केवल 499 रुपये अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको वहां पे नोट्स मिल जाएगा। चलिए, कि दीर्घ अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र, कोई पूछ रहा है कि एनसीईआरटी भी मिल जाएगा। हम पूरा समुद्र देने की बात कर रहे हैं और आप तालाब की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग को लगता है कि केवल एनसीईआरटी पढ़ लिया जाएगा तो हो जाएगा। अरे भाई, एनसीईआरटी से भी आसान भाषा में चीज़ें आपको दी जा रही हैं और एनसीईआरटी में सारे टॉपिक इकोनॉमिक्स के नहीं मिलते हैं। जिनको लगता है कि इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिक मिलते हैं, एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिक नहीं मिलते हैं, है ना। बस जो कुछ चीज़ें हाईलाइट होती हैं, जो ज़्यादा बच्चों के दिमाग में बनी रहती है, वही सारी चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिक्स बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, इकोनॉमिक्स में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है कि अगर जो आप सिलेबस को ठीक तरीके से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? हाँ, बीपीएससी के लिए नोट्स अवेलेबल है। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर लॉजिस्टिक वक्र, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इंग्लिश हिंदी माध्यम में है, इंग्लिश माध्यम में मेरे पास कुछ भी नहीं है, सारा का सारा इंग्लिश माध्यम में ही है, सॉरी हिंदी माध्यम में। इंग्लिश माध्यम में हमारे पास आपको कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, हिंदी माध्यम के ही छात्रों के लिए सारे आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए, कि दीर्घ अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जनसंख्या के समय पथ का सटीक प्रतिनिधित्व करता है? तो लॉजिस्टिक वक्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके बताइए
कि प्रकृति की दावत थोड़े लोगों के लिए है, जो बिना निमंत्रण के आएंगे वे भूखे रहेंगे। ये किसने कहा था? क्या उत्तर आ रहा है सर? और देखिए, आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आपको अच्छा इन्वेस्ट करने भी आना चाहिए, है ना। मैं 2000 रुपये में कंप्लीट कोर्स देता हूं, उसमें कम से कम आपको 200 लेक्चर में देता हूं, 200 लेक्चर में देता हूं, 200 कम से कम 200 क्लास में आपको प्रोवाइड कराता हूं। उसके बाद में आपको कंप्लीट खुद की हैंडराइटिंग से लिखा हुआ नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दे रहा हूँ, करंट भी दे रहा हूँ, लाइफ टाइम की वैलिडिटी, सारी चीजें आपको दी जा रही। पर क्लास की भी अगर जो बात की जाए तो उसकी वैल्यू 10 रुपए की भी नहीं है ठीक तरीके से। तो आप निश्चिंत होकर के आराम से एप्लीकेशन पे पढ़िए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए। आपकी फीस ऑलरेडी बहुत कम है, जितने सारे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं उसकी अपेक्षा में फीस आपसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको दी जा रही है। बस आप निश्चिंत होकर के ठीक तरीके से फॉलो करते रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। कंप्लीट बैच की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो आप अगर जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपनी फीस इस नंबर पे आप सबमिट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच उपलब्ध हैं। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? मालथस की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो प्रकृति की दावत थोड़े लोगों के लिए है, जो बिना निमंत्रण के आएंगे वे भूखे मरेंगे। ये बात कही गई थी मालथस के द्वारा। और मालथस ने जो अपना जनसंख्या का सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो जनसंख्या होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, अर्थात 2 के बाद 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद 64, इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन जो खाद्यान्न आपूर्ति होती है, अर्थात जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है, वो समानांतर श्रेणी में बढ़ता है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो ऐसी स्थिति में समाज में अर्थात देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है। खाद्यान्न संकट मतलब लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। और इस स्थिति में उन्होंने कहा कि प्रत्येक 144 साल के बाद देश में भयंकर कोई महामारी आती है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है या अन्य किसी प्रकार की आपदा आती है, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है और जनसंख्या में कमी आ जाती है और खाद्यान्न के साथ ये संतुलित हो जाता है। तो मालथस ने कहा था। अगला, अदृश्य बेरोजगारी किस प्रकार की बेरोजगारी? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। हाँ, क्या उत्तर होगा भाई? अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी बोला जाता है, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बोल रहे हैं कि बी। तो देखिए दोस्तों, अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सब क्या है? ये अदृश्य बेरोजगारी को ही बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जो सीमांत उत्पादकता होती है वो शून्य के करीब होती है। सीमांत उत्पादकता क्या होती है सर? 0 होती है, शून्य होती है। अर्थात उसका उत्पादन में लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है रोहन, एक व्यक्ति है जिसका क्या नाम है? रोहन, ठीक है। रोहन के पास क्या है कि रोहन के पास 3 एकड़ भूमि है, 3 एकड़ भूमि है, 3 एकड़ भूमि है। और 3 एकड़ भूमि पे वो मान लीजिए कि 15 क्विंटल वो गेहूं का उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब रोहन की शादी हो गई और रोहन के 2 बच्चे हो गए। एक का उसने नाम रख दिया सोहन और दूसरे का नाम उसने रख दिया मोहन। तो सोहन और मोहन को क्या हुआ कि रोजगार मिला नहीं, पढ़ाई लिखाई ठीक से किए नहीं और सरकार ने उनको रोजगार दिया नहीं। तो अब सोहन मोहन ये लोग का सोचते हैं कि चलिए भैया, अब जो पिताजी हैं उनके साथ मिल करके जो 3 एकड़ की भूमि है उस पर कृषि किया जाए। तो अब अगर जो सोहन, मोहन और रोहन ये लोग तीनों लोग मिल करके इस 3 एकड़ की भूमि पे उत्पादन करना शुरू कर देंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि
15 क्विंटल से ज्यादा वो गेहूं का उत्पादन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग है। ऐसा नहीं है कि आप 3 एकड़ भूमि पे 100 लोगों को लगा देंगे तो इससे 100 एकड़ सॉरी आप 3 एकड़ भूमि पे अगर जो 100 लोगों को लगा देंगे तो ऐसा नहीं है कि 100 कुंटल गेहूं का उत्पादन कर पाएंगे। भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती है? भूमि की उर्वरा शक्ति नियति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ग्रामीण शाखा का संस्थागत स्रोत नहीं है? एक होता है संस्थागत स्रोत, दूसरा होता है गैर संस्थागत स्रोत। ठीक है, संस्थागत स्रोत मतलब ऐसे स्रोत जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, संस्थागत स्रोत ऐसे स्रोत जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और गैर संस्थागत स्रोत गैर संस्थागत स्रोत जो मतलब जिसका कोई संबंध सरकार से नहीं है। जैसे मान लीजिए ये पहले के जमाने में होता था, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले होता था कि आप क्या करते थे कि महाजनों से ऋण लिया जाता था, महाजन से ऋण लिया जाता था। उसके बाद किससे ऋण लिया जाता था? साहूकारों से ऋण लिया जाता था, साहूकार से ऋण लिया जाता था। ठीक है, रिश्तेदार से ऋण लिया जाता था, रिश्तेदार से ऋण लिया जाता था, पड़ोसी से ऋण लिया जाता था। तो ये ऋण का गैर संस्थागत स्रोत है। और संस्थागत स्रोत में प्राथमिक कृषि सहकारी समिति आती है, भूमि विकास बैंक आता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आता है। तो ये देसी बैंकर जो है ना, देसी बैंकर के नाम से महाजन और साहूकार को ही जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ चलिए, बस आज ही चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि कृषि यांत्रिकरण से क्या होता है। तो कृषि यांत्रिकरण का मतलब क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि कृषि यांत्रिकरण का मतलब ये होता है कि जब मानव बल व पशु बल, मानव बल व पशु बल की बजाय, मानव बल और पशु बल की बजाय जब आधुनिक उपकरणों से खेती होने लगे, आधुनिक उपकरण से खेती होने लगे या आधुनिक संयंत्रों से खेती होने लगे, तो इसे ही कृषि यांत्रिकरण कहते हैं। जैसे कि आज से 25 साल पहले या 50 साल पहले खेत की जुताई करने के लिए बैल का इस्तेमाल होता था, खेत की सिंचाई के लिए कुएं का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, खेत की सिंचाई के लिए पंपिंग सेट का इस्तेमाल हो रहा है। अर्थात कृषि यांत्रिकरण का मतलब ये होता है कि यदि मानव बल व पशु बल की बजाय आधुनिक उपकरणों के माध्यम से खेती आरंभ कर दी जाए तो उसे ही कृषि में यांत्रिकरण कहेंगे। जैसे कि आज से 25 साल पहले क्या होता था कि लोग खेत को जोतने के लिए बैल का इस्तेमाल करते थे, खेत को सींचने के लिए कुआं का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर का, अब कृषि में यांत्रिकरण आ गया तो अब क्या हो रहा है कि खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे क्या होगी कि कृषि श्रम कुशलता में वृद्धि होगी, उत्पादन लागत में कमी आएगी, समय की बचत भी होगी। सो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। चलिए बस कहीं भी जाइएगा नहीं, आज की क्लास में इतना ही। बाकी के जो प्रश्न बचे हैं कल इसको देख लेंगे। और एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर जो आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे ना तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ऐसे पार्ट होंगे जिसको आप कभी समझ में ही नहीं आएगा। जब पेपर में वहाँ से प्रश्न बनेगा तो आपको लगेगा कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो आपको सारे इकोनॉमिक्स के यूनिट पढ़ने होंगे, सारे टॉपिक पढ़ने होंगे। ये सारे टॉपिक मेरे द्वारा आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आपको अलग से कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। मेरे द्वारा खुद का लिखा हुआ नोट्स है, उस खुद के लिखे हुए नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरे तरफ टेस्ट सीरीज के माध्यम से
अपना इवेल्युएशन भी करते रहिए कि प्रश्न कहाँ पे गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, और उसमें सुधार करिए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपको करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कराना हमारी जिम्मेदारी है, आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन और आपको कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम भी दी जा रही है। इट मीन्स केवल 1 टाइम आपको फीस पेमेंट करनी है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। सो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया है, आप चाहें तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर जो आपको केवल इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए, मेरे द्वारा जो हैंड राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड की जा रही है, केवल इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए, तो केवल आप 499 रुपये अपनी फीस सबमिट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एक बार नोट्स आप ले लेंगे तो फिर दोबारा आपको इधर उधर से कहीं से नोट्स को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सारे टॉपिक आपको एक जगह पे एक तरीके से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जाते जाते वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वो दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि समय समय पे बहुत सारी चीजें आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।